द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो शाम के 7 बज चुके हैं और रोज शाम को 7 बजे हम लोग आपकी आगामी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में सुपर टेट और यूपी टेट इन दोनों परीक्षाओं के लिए हम लोग गणित का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। ये जो गणित का प्रैक्टिस सेट है ऐसे माताएं बहनें भाई बंधुओं के लिए बनाए गए हैं जो बार बार जिनकी शिकायत रहती है कि गणित हमारा एक बहुत ही कमजोर विषय है, गणित में हमारे नंबर नहीं आते हैं, गणित हमें समझ में नहीं आती है। ऐसे भाई बंधु माताओं बहनों को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट रोज शाम को 7 बजे सॉल्व कराया जाता है। इसके हमारे प्रमुख उद्देश्य हैं कि गणित हमें भैया कुछ ना कुछ सीखना है, समझना है। रोज जो भी हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उसमें हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, समझते हैं। गणित रटने का विषय बिल्कुल भी नहीं है, जादू दिखाने का विषय आपका गणित बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा हमारा मेन उद्देश्य है कि भैया जब तक आपको सुपर टेट में गणित के पेपर में 20 में से 15 नंबर नहीं आएंगे तब तक आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मनोविज्ञान, हिंदी, पर्यावरण ये सारी चीजें प्रत्येक अभ्यर्थी पढ़ लेता है, लेकिन गणित ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मेरिट में सिलेक्शन दिलाता है। ठीक है, पिछली भर्ती को याद कीजिए, 69,000 बच्चों ने सुपर टेट का जो है फॉर्म जब आया था तो लगभग 4 लाख बच्चों ने अपना सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाई किया था, लेकिन मेरिट में सिर्फ 69,000 ही आए थे। और अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम गिरे से गिरी हालत में 25 नंबर लाना है। टारगेट तो हमारा यूपी टेट के लिए 30 में से 30 का होना चाहिए, लेकिन 25 नंबर से कम तो आना ही नहीं चाहिए। इसी प्रकार सुपर टेट में 20 में से 20 का टारगेट आपका होना चाहिए, लेकिन कम से कम गिरे से गिरी हालत में 15 नंबर तो होने ही चाहिए। और हमारा तीसरा मेन उद्देश्य होता है कि कम से कम 4-5 प्रश्नों को जो आपके पेपर में आते हैं उसको इस प्रकार से सॉल्व करना सीख लीजिए कि आप उसको मौखिक ही सॉल्व कर सकें। आप प्रश्न को पढ़ें, उसके विकल्प पढ़ें और जो भी विकल्प चारों में से आपको अच्छा पसंद आ रहा हो उस पर टिक लगा सकें। इतना आपका कॉमन सेंस डेवलप होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भैया सारी बातें हो चुकी हैं। ये सारे उद्देश्य हम लोग प्रत्येक वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग में बताते हैं जिससे आप अपने टारगेट से भटकने ना पाएं। गणित हमारा सीखना मेन उद्देश्य है, समझना हमारा मेन उद्देश्य है। इस चीज को कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, रटना मत मारिए कि आप कॉपी ले आए, कोई समीकरण सवाल आ गया, समीकरण लगा के आपने उसका आंसर निकाल दिया। रट्टा मत मारिए, धीरे धीरे 4-5 महीने में आपको हम गणित सिखा देंगे। तो ये तो बातें हो गई, अब आगे अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न आप सभी लोगों को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो इसमें डरने की बात नहीं है। यहाँ पर प्रथम 40 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जितनी संख्याएं होती हैं तो 40 तक जितनी संख्याएं हैं उसका योग कितना होगा तो उनको जोड़ के उनका योग निकालना है। तो कोई डरने की बात नहीं है। इसमें एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? n और n+1 और डिवाइड बाई 2 ये फार्मूला लगा देना है, आपके योग का फार्मूला आ जाएगा। इसमें आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला ये हमारा दिया गया है। और प्रथम कितना निकाला? 40 निकालना है, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। फार्मूले में अपनी वैल्यू रख देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू 40 है और यहाँ पर n का मान 40 रखेंगे और उसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 41 और भाग करना है 2 से। 2 को इस 40 से कैंसिल आउट करेंगे तो 20 बार जाएगा और 20 का 41 में गुणा करेंगे तो यहाँ 2 रहेगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसको 8 लिखना है, 4 दूनी 8 होता है, यहाँ 0 रहेगा, यानी कि 820 कहाँ है? विकल्प डी है। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फार्मूला रख लीजिएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का n जो फार्मूला जो होता है वो n+1 डिवाइड बाई 2 ये हमारा फार्मूला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 से 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? तो सबसे पहले तो हम अभाज्य संख्याएं लिख लें। अभाज्य संख्याएं वो क्या होती हैं? देखिए ध्यान से सुनिएगा। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 से अथवा स्वयं से कैंसिल आउट हो जाएं और बाकी किसी से ना कटें। 1 से अथवा स्वयं से जो संख्याएं कटती हैं वही हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बाकी किसी भी गिनती से, यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ऐसी संख्याओं में किसी गिनती का पहाड़ा नहीं जाता है। ठीक है, किसी गिनती का भाग नहीं होता है। ये या तो 1 से कटेंगे या स्वयं से कटेंगे।
तो 50 से 90 के बीच में हम लोग लिखते हैं। इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, आपको बस एक दो बार इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे तो ये संख्याएं आपको याद हो जाएंगी, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। चलिए लिखते हैं, 50 से गिनती स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 50 के आगे जब 90 तक पढ़ेंगे तो जितनी सम संख्याएं होंगी वो तो 2 से कट जाएंगी, तो वो तो अभाज्य संख्या होगी ही नहीं, तो विषम संख्याएं ही हमारी अभाज्य संख्या होगी। चलिए पढ़ा पढ़ते हैं। तो आपका ध्यान दीजिएगा, 50 के आगे गिनती पढ़ रहे हैं, 51 होगा, 51 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 52, 53 किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। योग निकालना है इसलिए साथ साथ हम जोड़ते भी जाएंगे, और 53, 54, 55, 56 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 57, 19 से हो जाएगा, 58, 59, हाँ ठीक है। इसी प्रकार से करना है, कोई इसमें ट्रिक नहीं लगाना है, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना है। उसके बाद आपको 61 मिलेगा, 61 आपका किसी से नहीं कटेगा और बाकी के बीच की सारी संख्याएं कैंसिल आउट हो जाएंगी। 61 के बाद आपको 67 मिलेगा, बीच की सारी संख्याएं किसी न किसी संख्या से कट रही हैं, ठीक है। और 67 के बाद आपका कितना मिलेगा, 71 मिलेगा, और 71 के बाद 72 भी कैंसिल आउट, 73 भी मिलेगा, 73 किसी से नहीं कटता है, और 73 के बाद आपको मिलेगा 79, 79 में भी किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, और 79 के बाद आपका मिलेगा 83, और 83 भी किसी संख्या से नहीं कटेगा, और फिर आपका 89 मिलेगा। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई संख्या आ रही है तो वो गलत है। बस इतनी ही हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जोड़ लीजिए कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 संख्याएं होती हैं। 50 से 90 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, 9 संख्या ही हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। इसके अलावा कोई संख्या नहीं होती। अगर आपके मन में इसके अलावा कोई संख्या आ रही है तो वो गलत है, ठीक है। और इनका योग निकालना है, इन सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इन सबको जोड़ दीजिएगा, आराम से बैठ के जोड़ लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 635। इसका आंसर रहेगा विकल्प डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठे ही होंगे, इसको जोड़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए आसान सा प्रश्न है, इसमें कोई बहुत बड़ा गुणा भाग तो करना नहीं, कैलकुलेशन है। चलिए कैलकुलेशन को हम लोग कर लेते हैं। इस 3 का इस 3 में गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 9 2 हो जाएगा 11, तो 11 बटे हो गया 3 माइनस के ये 6 और 3 का गुणा होगा, 6 त्रिक 18, और ऊपर है 1 तो जोड़ना है, तो 18 1 19, 19 बटे हो जाएगा 6, और प्लस का निशान बाहर लिखा है 16 बटे 9, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको गुणा भाग करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब देखिए 3 6 और 9, 3 6 और 9 का आपको लेना है क्या, एलसीएम लेना है। तो सबको पता है 3 6 और 9 का एलसीएम। अच्छा देख लीजिए, कुछ लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पर देख लीजिए एलसीएम कैसे लिखते हैं। जो इसमें 3 6 और 9 में जो बड़ी गिनती होती है यानी कि 9 जो होते हैं, इसका पहाड़ा पढ़ते हैं, और ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं कि बाकी की 2 गिनतियां यानी कि 3 और 6 उससे कट जाएं। तो 9 एकम 9 का पहाड़ा जो है 6 में नहीं आता, इसलिए ये एलसीएम नहीं होगा। 9 दूनी 18 जो है 6 से भी कटता है, 3 से भी कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि सारी संख्याओं से कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारा 18 एलसीएम रहेगा। तो 3 का पहाड़ा 18 में पढ़ेंगे 6 बार जाएगा, तो 11 में हम लोग 6 का गुणा करेंगे। 6 का पहाड़ा 18 में पढ़ेंगे तो 6 त्रिक 18 3 बार जाएगा, तो 19 में हम लोग 3 का गुणा करेंगे, और 9 दूनी 18 यानी 16 में हम लोग 2 का गुणा करेंगे। कुछ हमारी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं जिनके कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कमजोर है, इसलिए ये छोटी छोटी कैलकुलेशन भी हम लोग करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो 11 छके 66 हो जाएगा, 19 का 3 में गुणा करेंगे तो आता है 57 आता है, और 16 दूनी हो जाएगा 32। यहाँ पर एक गलती हो चुका है, आप लोगों को दिख रहा है क्या गलती हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए प्रश्न में कुछ गलतियां हो रही हैं। देखिए ये माइनस का निशान है, यहाँ माइनस का निशान रहेगा, यहाँ माइनस का निशान रहेगा। ऐसे कैलकुलेशन में अगर गलती हो जाती है तो हम लोग सॉल्व तो सही करते हैं लेकिन आंसर हमारा गलत आने लगता है। 66 में से 57 हम लोग घटाएंगे, कितना बचेगा 9, और 9 में 32 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 41 बटे हो जाएगा 18। तो मिश्र भिन्न में आपका आंसर आ रहा है, तो मिश्र भिन्न बनाइए, 18 का 41 में भाग करिए तो 18 दूनी 36, 2 बार पूरा जाएगा, 18 दूनी 36, 41 में से 36 हटाएंगे तो आपका 5 बचेगा, जो बचता है उसे ऊपर लिखते हैं, और नीचे कितना है 18, तो 2 सही 5 बटे 18 कहाँ पर है, आपका विकल्प सी में है। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठे होंगे तो ऐसी जो कैलकुलेशन वाले प्रश्न आते हैं उनको आप खुद ही सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन इस प्रश्न में दिया गया है। इसको आप सभी लोगों को लगाना है। कॉपी पेन लेके अगर आप बैठे हो तो इसको लगाना स्टार्ट करिए। देखिए, आपको इसमें कुछ समझाना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, जो बच्चे जानते हैं वो इस प्रश्न का आंसर निकालने की कोशिश करें, और जिन्हें नहीं पता है वो ध्यान से हमारी बातों को सुने। यहाँ पर आपका 6 है, इनको जोड़ना है। 6 है नीचे, यहाँ पर 7 है नीचे, यहाँ पर 9 है, तो आपको 6, 7 और 9 का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए क्या करिए, बहुत सारे तरीके होते हैं, इनका गुणा करके भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक तरीका बताते हैं। जो इसमें कॉमन आपको दिख रहा है, पहले उसको कॉमन ले लीजिए। तो 6 और 9 में हमें 3 कॉमन दिख रहा है, हमने कॉमन ले लिया है। तो 3 दूनी 6, 3 का भाग करना, जो कॉमन लिया उसका भाग करना है। 7 में 3 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए जैसा है वैसा ही बने रहेगा। और 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा। तो हमने क्या किया है, एलसीएम लेने का एक नया तरीका यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संख्याएं दी गई हों उसमें से आपको जो कॉमन आपको दिख रहा है, पहले आप कॉमन ले लीजिए। तो इसका हमें लेना था एलसीएम, हमने ले लिया है कॉमन 3। तो हमारा जो बचा है यही हमारा एलसीएम होगा, 3 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3। अब ध्यान से देखिएगा, ये इसको हमें गुणा करके अगर हम एलसीएम लिखना चाहें तो 3 दूनी 6 और 6 सते कितना होता है 42, और 42 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 126, 126 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं x प्लस इन तीनों का एलसीएम कितना आया है 126। अब ध्यान से देखिए, जो हम बताना चाह रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए 6 का भाग 126 में करना है। आप सोचेंगे 6 का भाग 126 में कैसे करें, तो 6 का भाग 126 में मत करिएगा। यहाँ पर जो आपने लिखा है इसी से आपका वैल्यू निकल आएगी। देखिए, ये आपका 126 की वैल्यू लिखी गई है, 126 का मान ये गुणा करके लिखा गया है। तो 6 का भाग 126 में करना है, तो 3 दूनी 6, ये दोनों संख्याएं हटा दीजिए। 3 दूनी 6, ये दोनों संख्याएं हटा दीजिए। तो 7 त्रिक 21, 21 बार जाएगा। 6 का पहाड़ा 126 में 7 त्रिक 21 जो बचा है उतनी बार जाता है। तो 7 त्रिक 21 बार जाएगा। 3 दूनी 6 हमने हटा दिया, तो 7 त्रिक 21 बार जाएगा। यानी कि 5 में किसका गुणा होगा, 21 का गुणा होगा। प्लस, बात आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर 7 है, 7 क्या करिए, देखिए ये गुणा के फॉर्मेट में 126 लिखा गया है, ये 7 इसमें हटा दीजिए। तो बचा कितना, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, यानी कि 18 बार जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या 5 में 18 का गुणा होगा। अब यहाँ कितना है 9, 9 का पहाड़ा 126 में कई बार जाएगा, तो ये 3 त्रिक का 9, 3 और 3 त्रिक का कितना होता है 9। तो 9 हटा दीजिए, तो बचा कितना 7 दूनी 14 बचा। तो इसमें यानी 4 में ऊपर वाली संख्या जो 4 है उसमें 14 का गुणा होगा। और इधर कितना है 2 सही 125 बटे 126। तो 126 का 2 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 125 दूनी 250, और कितना हो जाएगा 152। 152 में 125 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 377 आएगा। नीचे कितना है 126 है। सिर्फ गुणा भाग करना है, बाकी कुछ नहीं है इस प्रश्न में। आगे देखिए, x में जोड़ना है, इस लाइन को खींचते हैं। 21 में 5 गुणा करिए, 5 एक 5, 5 दूनी 10, यानी कि 105 रहेगा। यहाँ पर 18 पंचे कितना हो जाएगा भैया 90 हो जाएगा। और 14 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ेंगे तो 14 चौके हो जाएगा 56। नीचे है 126, यहाँ है 377 और बटे कितना हो जाएगा 126। सिर्फ गुणा भाग है, बाकी कुछ नहीं है प्रश्न में। प्लस में इसको जोड़ते हैं 105, 90 और 56। इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आता है 251 251 आता है। और यहाँ नीचे कितना है भैया, नीचे आपका है 126। एक मिनट, ये क्या लिख रहे हैं 126 बराबर कितना है 377 और नीचे आपका 126 है। जो बच्चे जो है प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं, आंसर निकाल चुके हैं, वो इस प्रश्न को स्किप करके अगला वाला प्रश्न देख सकते हैं। तो ये हो गया 377, नीचे आपका 126। ये इसको संख्या को उस तरफ ले जा रहे हैं तो 251 और नीचे है आपका 126। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए तो 377 में से घटाते हैं, नीचे आपका 126 रहेगा ही
ऊपर घटाते हैं 7 में से सीधा सीधा कट जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं में नीचे 126 है, यानी हर में 126 है, तो ऊपर वाली संख्याएं सीधे सीधे घट जाएंगी। 7 में से 1 जाएगा बचेगा 6, 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2, 2 में से 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, फिर 26, ऊपर 126 नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1। तो x का मान क्या आ रहा है, x का मान आ रहा है 1। आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करना था, गुणा भाग आपको इस प्रश्न में करना था। यहाँ पर हमने एलसीएम यानी कि लासापा लेने की एक नई विधि आपको सिखाने की कोशिश किया है कि जब ये संख्याएं गुणा के फॉर्मेट में दिया गया हो तो उसको गुणा के ही क्रम में लिखे रहिएगा, और यहाँ पर जिसका भाग देते हैं उसको हटाकर जितना बचता है उतनी बार उसका भाग जाता है। उम्मीद है यहाँ पर जो समझाने की कोशिश किया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में समझा देंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न बहुत ही आसान है, इसको हम लोग जबरदस्त तरीके से सॉल्व करते हैं। प्रश्न आपने देख लिया है। इस 32 को क्या लिखना है, ऐसी संख्या के रूप में लिखना है जिसका हमें वर्गमूल निकल आए। तो 32 को लिखिए 16 गुणे 2। क्लियर। 128 को क्या लिखना है, 64 गुणे 2। और 50 को क्या लिखना है, 50 को लिखिए 25 गुणे 2। अब जो वर्गमूल से बाहर निकल रहा है उसे वर्गमूल से बाहर निकाल दीजिए। 16 का वर्गमूल 4 होता है, लेकिन ये 2 वर्गमूल से बाहर नहीं निकलेगा। 64 का वर्गमूल 8 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 जो है वर्गमूल से बाहर नहीं निकलेगा। और 25 का वर्गमूल 5 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 जो है वर्गमूल से बाहर नहीं निकलेगा। ये जो √2 है इसको सब में है, इसलिए इसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 8 बचा, और यहाँ पर प्लस के 5 बचा। √2 सब में था इसलिए हमने कॉमन ले लिया है। प्लस वाली संख्याएं 4 और 5 जोड़ेंगे, ये दोनों प्लस वाली संख्याएं 9 हो जाएगा। 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि 1 लिखने का कोई फायदा तो है नहीं, तो √2 आपका आंसर रहेगा। लेकिन √2 यहाँ पर विकल्प में नहीं दिया है, दशमलव में दिया है। तो √2 का हम लोग मान जानते हैं क्या होता है, 1.414। ये √2 का मान होता है, और ये कहाँ पर है, पहले वाले विकल्प में आपका दिया गया है। आसान प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये कुछ जबरदस्त प्रश्न आया है आपके सामने, कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो भैया, ये बाहर वाला रूट है, ये वाला बाहर वाला रूट है, उसके अंदर ये वाला रूट लिखा गया है, ठीक है। फिर इसके अंदर ये वाला रूट लगा है, यानी 3 बार रूट का निशान लगा है, एक दूसरे के ऊपर 3 बार रूट का निशान लगा है। इसको हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पर जो रूट का है 225 का जब वर्गमूल करेंगे तो कितना आता है भैया, 225 का जो वर्गमूल होता है 15 आता है। तो 15 154 में जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। तो 169 ये अभी रूट के अंदर है, इस वाले बड़े वाले रूट के अंदर है। और 169 का जब हम लोग वर्गमूल लेंगे, 169 का कितना वर्गमूल होता है, 13। तो यहाँ आ जाएगा, ये वर्गमूल के बाहर आ जाएगा 13। अब आपको जोड़ना है 15614 और प्लस 13, ये आपको रूट के अंदर बचा है, बाकी सारे रूट खत्म हो गए हैं। और इसको आप जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 156 और 3 और यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल अगर आपको निकालना नहीं आता, चलिए वर्गमूल हम निकालना यहाँ आपको बता देते हैं कैसे इतनी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए, जब ये पीछे 25 होता है, जब पीछे 25 होता है यानी कि जो आपका वर्गमूल आएगा उसके पीछे 5 रहेगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो पीछे अगर आपका 25 होता है तो उसका वर्गमूल पीछे जो है 5 आता ही है, ये आपका कंफर्म हो गया। अब 156 का क्या वर्गमूल होगा ये लिख लेते हैं। तो देखिए, छोटी छोटी संख्याओं का वर्गमूल लिखते हैं, जैसे कि 10 का 156 का निकालना है, उसके आगे क्या आएगा तो उसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको वर्ग सारे याद ही होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ लिखते हैं। जैसे 10 का वर्ग होता है 100, और 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169 और आपका 14 का होता है 196, ठीक है। तो अब आपको ध्यान से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना लिखा है, 156। 156 से कम वर्ग वाली संख्या कौन सी है, तो 156 से कम वर्ग वाली संख्या 144 है। तो 144 को पकड़ लीजिए, और 144 का जो वर्गमूल होता है 12, वो इसके आगे लिख दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसी संख्याओं का जिसके पीछे 25 लिखा गया हो उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, बात आपको समझ में आ गई। 25 का तो 5 होता ही है, ये तो आसान है।
अब 156 की जगह पर हम लोग क्या लिखें, तो क्या करिए 156 के आसपास की जो वर्ग संख्याएं होती हैं वो हमने लिख लिया। तो 156 के आसपास 144 होता है, 169 होता है। तो 156 से हमें कम वाला लेके चलना है, यानी कि 144 वाला लेकर हम चलेंगे। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो ये 12 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यानी कि टोटल हमारा हो जाएगा 125। हमारा ये यहाँ पर आंसर रहेगा विकल्प डी, हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। बात समझ में आई आपको किस प्रकार से वर्गमूल निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए इसमें भैया हमें मासा निकालना है। मासा निकालने का तरीका आप लोग जानते हैं, चलिए बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। HCF इंग्लिश में से HCF कहते हैं और हिंदी में मासा कहते हैं। मासा निकालने के दो फार्मूले होते हैं, ध्यान समझिएगा। मासा निकालने के दो फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला ये है कि हम उसी संख्या का मासा निकालते हैं जो सब में होता है, जो सब में होता है उसी संख्या का मासा निकालते हैं। दूसरा फार्मूला होता है कि सब में तो है लेकिन जो सबसे कम बार होता है वही हम लिखते हैं। पहला सब में होना चाहिए, दूसरी कंडीशन सबसे कम जिसमें होता है वही हम लेते हैं। ठीक है, अब दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई करते हैं। देखिए ये वाला जो है इसमें भी 2 की घात है, इसमें भी 2 की घात है, यानी 2 की घात लेंगे लेकिन जिसमें कम होगा वो लेंगे। तो ये वाला कम वाला ये है, तो 2 की घात 2 हमारा रहेगा। अब 3 की घात देखिए, 3 की घात इसमें है, 3 की घात इसमें, दोनों में है, यानी दोनों तो हम लेंगे लेकिन कौन सा लेंगे, दोनों में जो कम होगा। तो यहाँ भी 3 की घात 2 है, यहाँ भी 3 की घात 2 है, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो चाहे यहाँ से ले लो चाहे वहां से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। बात समझ आई। दोनों कंडीशन लगा रहे हैं कि पहला कंडीशन जो सब में होता है यानी दोनों में है वही हम लेंगे, और दूसरा सबसे कम बार जिसमें होता है वही लेंगे। अब 5 पे आते हैं। देखिए 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, दोनों में है, लेकिन लेंगे कौन, लेंगे हम ये कम वाला, क्योंकि 5 की घात यहाँ पर 1 है, कोई घात नहीं होती है तो 1 माना जाता है। तो यहाँ 5 की घात 1 है, यहाँ 5 की घात 4 है, यानी ये ज्यादा है, ज्यादा वाला नहीं लेना, कम वाला लेना है। तो ये 5 हम लेंगे, और 3 में हमने यहाँ यहीं से ले लिया था, 3 की घात 2 यहाँ से ले लिया था। अब देखिए 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है नहीं है, तो 7 हम लोग नहीं लेंगे। 11 यहाँ पर है, 11 इस पहले वाले समीकरण में है नहीं है, तो 11 हम नहीं लेंगे। 2 कंडीशन याद रखिएगा HCF निकालने का। 2 कंडीशन है कि हम उन्हीं संख्याओं को लेते हैं जो दोनों में होती हैं। दूसरी कंडीशन जो दोनों में जितनी कम बार जो होता है वही हम लेते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 का वर्ग होता है, सॉरी 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, और 5 हमारा यहाँ पर है, 5 जो के हो जाएगा 20, और 20 का 9 में गुणा करेंगे तो 20 9 होता है 180, यानी 180। विकल्प ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आप लोगों ने देख लिया होगा। अच्छा, आप इतना तो जानते हैं, ये अगर हम अनुपात का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर पहली संख्या 11x और दूसरी संख्या 7x हो जाती है। x हम लोग मान लेते हैं अपने मन से, तो पहली संख्या 11x, दूसरी संख्या 7x हो जाती है। उनका मासा कितना दिया है, मासा 8। ठीक है, मासा क्या होता है 8, और ये x क्या होता है, x जो हमने माना है वो कॉमन होता है। ठीक है, x क्या होता है, कॉमन होता है, और भैया जो कॉमन होता है समीकरण में वही हमारा मासा भी होता है। मासा को हम लोग कॉमन भी कहते हैं। ठीक है, जो कॉमन संख्या होती है वही हमारी मासा भी होती है। तो x को हमने कॉमन माना है, यानी 11x और 7x हमारी संख्याएं हैं, और यहाँ पर मासा 8 दिया गया है, यानी कि कहने का मतलब x की वैल्यू 8 हमारी प्रश्न में दी गई है। जो हमारा मासा होता है वो हमारी कॉमन संख्या होती है, तभी तो वो बाहर निकलती है। ठीक है, बाहर निकलती मतलब वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 8 हमारा समीकरण में है, तो 11 गुणे 8 और 7 गुणे 8 ये हमारी संख्याएं होंगी। तो यहाँ हो जाएगा 88, यहाँ होगा 7 8 56। कहाँ पर है, पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना था। मौखिक ये आपका प्रश्न है। 11 का 8 में गुणा करो, 7 का 8 में गुणा करो, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। जो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि कुछ प्रश्न आपको मौखिक लगाना है, वो इसी प्रकार के आपके प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया अपने अगले प्रश्न पर। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, तो आपको पता होना चाहिए प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। चलिए याद आ रहा है कुछ। देखिए पहली जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है,
अब 2 पर बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। अभाज्य संख्याएं अभी हमने पीछे बताया है, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 से कट जाती हैं और स्वयं से कटती हैं, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, बाकी किसी भी संख्या का भाग उन संख्या में नहीं जाता है, वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा अथवा 2 से कटेगा, और किसी से संख्या से नहीं कटता है, इसलिए 2 हमारा अभाज्य संख्या होती है। ठीक है। और आपके यूपी टेट में और सुपर टेट में और बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? तो सिर्फ एक ही सम संख्या होती है जो कि अभाज्य होती है, वो कितनी है? 2। ये भी ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी में, एकमात्र सम संख्या होती है जो कि अभाज्य होती है, जिसका मान है 2, और कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी होती है और अभाज्य संख्या भी होती है। ठीक है, चलिए ये ज्ञान की बातें हो गई। अब दूसरी अभाज्य संख्याएं कौन सी लिखेंगे? 3। कंफ्यूजन मत होइएगा, 3 या तो 1 से कटेगा या 3 से ही कटेगा। तीसरी अभाज्य संख्या कितने लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 7 होगी। बीच में कोई संख्या मत सोचिए। फिर आपका 11 होगा, फिर आपका होगा 13, और फिर आपका होगा 17, और फिर आपका होगा 19। ये आपकी शुरुआत की 8 अभाज्य संख्याएं होंगी, और हमें निकालना है औसत, यानी कि हमें औसत निकालने के लिए 8 का भाग भी करना पड़ेगा। ऊपर वाली सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 77, और 8 का भाग करना है, तो चलिए 8 का भाग कर देते हैं। तो 8 9 होगा 72, 5 बचेगा, 8 6 हो जाएगा 48, 2 बचेगा, 8 दूनी हो जाएगा 16, और 4 बचेगा, 8 पंचे हो जाएगा 40। कहाँ पर है? ये आपका विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। 2 के लिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। 2 ऐसी सम संख्या होती है जो कि अभाज्य संख्या भी है, और यही आपकी प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं हैं। बीच में कोई संख्या आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसके आगे हमें नहीं लिखना, क्योंकि 8 संख्याओं के बारे में ही पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रथम 88 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? चलिए फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, कोई काम की चीज मिले तो उसको नोट करते रहिए। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। क्या फार्मूला लिख रहे हैं? प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। इसका फार्मूला लिख रहे हैं, फार्मूला होता है n + k1। ठीक है, आपको कितना मान निकालना है? 88। प्रथम 88 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत निकालना है, यानी n की वैल्यू कितना है? 88 है। फार्मूले में हम लोग वैल्यू रख देंगे, n का मान 88 + 1, आंसर कितना आ जाएगा? 89। एक लाइन का आंसर था, मौखिक ही आपको प्रश्न करना था। विकल्प भी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट के टोटल हम लोगों ने 10 प्रश्न कर लिए हैं। अच्छा हाँ, यहाँ बताना भूल गए, ये जो प्रश्न है किस किताब से लिए गए हैं। तो आपका जो सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है सुपर टेट के लिए, तो उसमें जो सुपर टेट में आपके 20 प्रश्न दिए गए हैं, तो वहीं से ये प्रश्न लिए गए हैं। तो चक्षु पब्लिकेशन की सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट से ये प्रश्न लिए गए हैं, और 10 प्रश्न आज के हमारे समाप्त हो जाते हैं। आप लोग भैया वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए जो साथ पढ़ने वाले हैं, घूमने वाले हैं, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस वीडियो के बारे में बताइए, इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए। ये आपका ही यूट्यूब चैनल है, आप लोगों के सहयोग के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए आप लोग अपना सहयोग बनाए रहिए, और हम लोग इसी प्रकार से आपके लिए जो है सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।